Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am Piyush। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करने वाले हैं जो आपका ICAR IARI टेक्नीशियन की वैकेंसी आई है। इसमें पर्टिकुलर सोशल साइंस जो कि आपका 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का पूछा जाना है। तो इसमें आपका क्या क्या टॉपिक्स पूछे जाएंगे या फिर इसके अंदर जो आपको सिलेबस में ऑफिशियल 4 यूनिट्स दी गई हैं, उन 4 यूनिट्स के अंदर वो टॉपिक कौन कौन से हैं जो आपको पढ़ के जाने ही जाने हैं, जहाँ से आपके क्वेश्चंस देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, तो उन टॉपिक्स की बात करूंगा और आप अगर मुझसे पहले पढ़े हुए हो तो आपको पता ही होगा कि देखो मैं पढ़ाता हूँ यार मैपिंग के फॉर्म में, यानी कि आपको पहले ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि अगर आप ऐसा सोशल साइंस पढ़ने जा रहे हो तो उसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, क्या उसके सब यूनिट्स हैं, क्या क्या चीज़ें आप देखने वाले हो, क्योंकि एक से दूसरी चीज़ रिलेट होती है। और जब भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आप पढ़ने जा रहे हो तो क्लैरिटी होनी चाहिए माइंड में कि मैं ये कंप्लीट करूंगा फिर ये करूंगा। रिवीजन में भी काफ़ी हेल्प मिलती है। तो सोशल साइंस की बात करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं सेशन को। और देखो सोशल साइंस में आपको टोटल यहाँ पे 4 सेक्शन दिए गए हैं, जिसमें से कि आपका एक तो है इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। ठीक है, क्या है इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, जिसमें बेसिकली आपका मेजरली जो पोर्शन है वो वर्ल्ड हिस्ट्री को लेकर के है, बट और भी काफ़ी सारी चीज़ें इसमें इंडियन नेशनलिज्म भी आएगा। तो वो मैं आपको इसके अंदर के टॉपिक्स बताऊंगा क्या क्या तैयार करना है, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया, यूरोप में क्या क्या आपके रिवॉल्ट्स हुए हैं, या फिर बिस्मार्क वाली कहानी पढ़नी है। तो ये सब चीज़ें हैं जहाँ से आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वो टॉपिक्स अभी मैं लिखाऊंगा, उनसे आपको एक एक चीज़ पढ़नी ही होगी एनी हाउ। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा आपका आ जाता है डिजास्टर मैनेजमेंट। अब ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट है ये भी काफ़ी वास्ट आपका ये तो लिख दिया इन्होंने सिलेबस में आपका डिजास्टर मैनेजमेंट आना है, लेकिन इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं वो काफ़ी वास्ट हैं। लेकिन आपको क्या क्या पढ़ के जाना है वो चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। देन आपका यहाँ पे क्या आ जाता है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स आ जाती है। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है। देन अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो इसमें क्या पढ़ना है, क्या चीज़ें कैसे क्या करनी है। अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब ये डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जब पढ़ते हैं ना, तो हमें यहाँ पे डेमोक्रेसी वर्ड पे ज़्यादा ध्यान देना है इंस्टीड ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया का जो इंडियन डेमोक्रेसी है उस पर ध्यान नहीं देना है। तो ये चीज़ें क्या क्या इसमें टॉपिक इंक्लूडेड हैं उनकी बात करेंगे। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, तो इसमें क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। क्लियर है, तो ये टॉपिक्स की भी अभी हम बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं फिर एक एक करके, अभी एक एक करके इसमें उठाएंगे। सोशल साइंस ही कर रहे हैं तो देखो सबसे पहले मैं आपको सबसे पहले हम यही उठा लेते हैं आपका इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। ठीक है, कौन सा देख रहे हैं, इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। कंटेम्परेरी वर्ल्ड, तो इसके अंदर आपको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं मेजरली वो मैं लिखाने जा रहा हूँ। ये आपका एक पर्टिकुलर जो यूनिट है इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स आपको देखने हैं। सबसे पहले आपका आ जाता है इवेंट्स एंड प्रोसेस। अब देखो मैं आपको बड़े ही ध्यान से सुनना है। अब आपको मेरी क्लास में जब भी आना है, मैं कोई भी आपको क्लास ले रहा हूँ ना, तो पेन और पेपर साथ में लेके आना है। ये सब आपको पता ही होगा, मुझे बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो जब भी मैं आपको इंडियन एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड की बात करूंगा तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि इंडिया के रेस्पेक्ट में आपका पर्टिकुलर वर्ल्ड के अंदर क्या क्या इवेंट्स हुए हैं। ठीक है ना, इवेंट्स यानी कि क्या क्या घटनाएं हुई हैं आपकी हिस्ट्री में, या फिर क्या क्या प्रोसेस हुई हैं। समझना, इसका सिलेबस समझना सबसे बड़ी बात है। जब आप अपना पढ़ना शुरू करोगे ना, तो उसका सिलेबस किस तरीके से डिजाइंड है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, वो तभी समझ आएगा। इवेंट्स एंड प्रोसेस में देखना है। देन आपको दूसरी बात होगी कि भाई क्या लाइवलीहुड्स थे, यानी कि उनके रहने की क्या यहाँ पे चेंजेस हुए हिस्ट्री में, क्या इकोनॉमी उसकी आगे बढ़ी, या फिर क्या उसमें सोसाइटीज़ थी। ठीक है ना, तो लिवलीहुड्स, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, हमें हिस्ट्री में ये 2 पोर्शन पढ़ने हैं। अब इन दोनों पोर्शन के अंदर हमारे क्या क्या टॉपिक्स आ जाएंगे। सबसे पहला इवेंट तो अपना इंडिया का ही है, नेशनलिज्म इन इंडिया। अब समझ पा रहे हो बात की गहराई को। यहाँ पे आपके इवेंट्स में हम क्या क्या देखेंगे, नेशनलिज्म इन इंडिया देखेंगे। ठीक है, देन आपका यहाँ पे रशियन रिवॉल्यूशन आ जाता है। रशिया में जो रिवॉल्यूशन हुआ तो रशियन रिवॉल्यूशन हमें यहाँ पे पढ़ना है। देन आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी हमें पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ कि हिस्ट्री में क्या क्या इवेंट और प्रोसेस हैं मेजरली जिन्होंने यहाँ पे क्या किया है, अपना एक प्रोसेस ने जो है यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, टेक प्लेस किया है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे देखो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो गया आपका, रशियन रिवॉल्यूशन हो गया, रिवॉल्यूशन। देन आपका यहाँ पे एक सबसे बड़ा इवेंट हुआ था हिस्ट्री में, नाजिज्म। ठीक है ना, तो हमें नाजिज्म देखना है। एंड राइज ऑफ हिटलर, राइज ऑफ हिटलर, ये तो क्या हो गए, ये कुछ इवेंट्स हो गए। इवेंट या प्रोसेस आपके इसमें जो टॉपिक्स हैं वो ये हैं मेजरली। फिर इसमें ही आपका आ जाता है सोशलिज्म इन यूरोप।
थोड़ा सा नीचे आते हैं। देन हम इसके साथ के साथ देखेंगे क्या, सोशलिज्म इन यूरोप, यानी कि यूरोप में सोशलिज्म का जो इवेंट है वो कैसे कैसे आया। बिकॉज स्टार्टिंग जो हुई है सोशलिज्म की वो यूरोप से ही हुई है, ठीक है ना। आप पढ़ते होगे, अभी आपने अगर कभी अपने इंडिया का प्रियम्बल पढ़ा होगा तो उसमें सोशलिस्ट वर्ड आपको दिखेगा। तो ये आपका स्टार्ट कहाँ से हुआ था, यूरोप से स्टार्ट हुआ था। क्लियर है बात। देन आपका यहाँ पे आ जाता है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप में जो नेशनलिज्म का उदय हुआ, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो ये टोटल आपके 6 टॉपिक हैं किसमें, नेशनलिज्म इन यूरोप। ये तो आपके 6 टॉपिक किसमें हो गए, जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड का आपका इवेंट्स और प्रोसेस है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपकी इवेंट्स और प्रोसेस से ही देखने को मिलते हैं। तो ये टोटल आपके 6 टॉपिक हैं जो कि हमें पढ़ने हैं। बात की गहराई तक पहुंच पा रहे हो, ये तो अपने लेकिन इवेंट्स हुए हैं। फिर यहाँ पे आपको सोसाइटीज़ में, इकोनॉमी में, लाइवलीहुड में अब जब भी कोई प्रोसेस होती है, इवेंट होता है, रिवॉल्ट होता है, रिवॉल्यूशन होता है, तो सोसाइटी चेंज होती है ना। हमारी सोसाइटी चेंज हुई है ना नेशनलिज्म के बाद, या फिर हमारा जो रिवॉल्यूशन हुआ 1857 के बाद कुछ चेंजेस आए, फिर आपका 1947 के बाद कुछ चेंजेस आए। तो चेंजेस हमें कंटिन्यूअसली देखने को मिलते हैं। तो वही हमें यहाँ पे देखना होता है कि ये जो इवेंट हो रहे हैं, ये जो प्रोसेसेस हो रही हैं, इससे लिवलीहुड, जो लोगों का रहन सहन है, लोगों की जो इकोनॉमी है, लोगों की जो सोसाइटीज़ हैं, लोगों का जो एक सोशल कल्चर है, वो किस तरीके से बदला, उसमें क्या क्या टॉपिक हैं, वो हमें क्या क्या देखने हैं, वो इस वाले पार्ट में हम बात करेंगे। समझ में आ रहा है अब क्या होता है ये आपका इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड का मतलब। देखो, अच्छा, अगर मैं आपसे पूरे वर्ल्ड के बेसिस पे, अब ये सारे क्वेश्चन के आंसर्स ना आपको खुद से सोचने हैं। अब मुझे एक बात बताओ आप, हमारे जो पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री में हम देख रहे हैं, पहले क्या हुआ करता था, पहले हमारे फॉरेस्ट वगैरह हुआ हुआ करते थे, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या किया, ब्रिटिशर्स आए, इन्होंने शिप्स वगैरह बनाए और जाके कॉलोनी वगैरह बनानी स्टार्ट कर दी। तो बेसिकली यहाँ पे जो इकोनॉमी है, पहले क्या होगी, फॉरेस्ट के ऊपर होगी। फिर आपका यहाँ पे हमने नोमैड्स वगैरह को देखा, पहले क्या होता था, नोमैड्स वगैरह इधर से उधर जाते थे, तो उनके थ्रू ही इकोनॉमी इधर से उधर जाया करती थी। उनको क्या बोलते हैं, पैस्टोरलिस्ट बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। तो उनके थ्रू इकोनॉमी इधर उधर हुई होगी, लिवलीहुड इधर उधर हुआ होगा, नोमैड्स के थ्रू हुआ होगा, कॉलोनीज के थ्रू हुआ होगा। फिर बाद में अभी हम जिस एज में जी रहे हैं, या फिर ये जो हमारा 19th सेंचुरी शुरू हुई है, ये आपका कौन सी है, ये इंडस्ट्रियलिज्म की एज है, ठीक है ना। तो इंडस्ट्रीज जो हैं वो अब आपकी सेटअप हो चुकी हैं। तो बेसिकली इसकी हिस्ट्री कहाँ से शुरू हुई होगी, जो हमारे फॉरेस्ट वगैरह हैं। तो बस वही बात है कि हमें इसमें जो पहला टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है फॉरेस्ट सोसाइटी, ठीक है ना। क्या पढ़ना है, फॉरेस्ट सोसाइटी। भाई फॉरेस्ट सोसाइटी पहले किस तरीके की हुआ करती थी। देन आपका पूरे वर्ल्ड में हमें देखने को मिला कॉलोनियलिज्म, ठीक है ना। कॉलोनियलिज्म क्या था, यही जो हमारा ब्रिटिशर्स ने आके अलग अलग कॉलोनीज बना ली थी, इंडिया को अपना एक कॉलोनी बना लिया, कि भाई गए हैं वहाँ पे कुछ अपना व्यापार वगैरह करने, या फिर कुछ ट्रेड करने के रीज़न से गए हैं, और वहाँ पे जाके अपना धीरे धीरे उसको एक कॉलोनी बना लिया। उसके रॉ मटेरियल्स को उन्होंने हरास करना शुरू कर दिया, एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। तो यही हमें चीज़ें देखनी है कॉलोनियलिज्म में। क्लियर हो पा रही है बात। अब देखो, फॉरेस्ट सोसाइटी से हम कॉलोनियलिज्म पे मूव ऑन कर गए, इसके बाद क्या होगा, जो नोमैड्स वगैरह हैं, या फिर जो आपके पैस्टोरलिस्ट हैं, उनके बारे में हमें देखना होगा कि इनसे कल्चर किस तरीके से यहाँ पे मूव किया है, या फिर जो सोसाइटी कल्चर है वो किस तरीके से चेंज हुआ, उनके लिवलीहुड किस तरीके से चेंज हुए। तो पैस्टोरलिस्ट इन मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक है। फिर आपका ये थर्ड टॉपिक आ जाता है। क्लियर हो पा रही है बात। देन आपका इसके बाद क्या होगा, फोर्थ पे हम आएंगे। फोर्थ वाला जो हमारा टॉपिक होगा, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, यानी कि अब बेसिकली ये जो बात है, ये ट्रांजिशन हो रहा है हमारा कॉलोनियलिज्म से लेकर के इंडस्ट्री की एज तक आने में। क्या हमारे चेंजेस आए, एक तरीके से वर्ल्ड में ट्रेड होने लगी ग्लोबल लेवल पे। हमने देखा ग्लोबलाइजेशन का फर्क देखा, एक यूरोपियन कंट्रीज जो है आपस में एक दूसरे से मिलने जुलने लग गई, ट्रेड अच्छी होने लग गई। तो इसको हम क्या बोल देंगे, मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। अब ये सारी चीज़ें ना, ये जो कुछ हो रहा है यहाँ पे, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं इन इवेंट के थ्रू। ये जो इवेंट हुए हैं ना, इनकी वजह से ही यहाँ पे हमें ये चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो समझ में आ रहा है कैसे चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं। तो हम इनको इंटर रिलेट करके जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो पढ़ेंगे, सो दैट माइंड में भी रह जाए, और चीज़ें हमें वहाँ पे हम एग्जाम में जाके उनको अटेम्प्ट भी कर पाएँ, ठीक है। अब देखो, लास्ट वाला जो इसका फाइनल स्टेज होगा, फाइनल स्टेज हमारी क्या आ जाएगी हिस्ट्री की। तो
एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, क्या हो जाएगा ये हमारा एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, कि भाई अब क्या है, इंडस्ट्रीज यहाँ पे आपकी सेटअप होने लग गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लग गया। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ उसके बाद में हमारा बूस्ट किया यहाँ पे एलपीजी का कंसेप्ट, तो इंडिया में बाद में आया, बट काफ़ी सारी कंट्रीज ने जो एलपीजी था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, सबसे पहले बताओ क्या आया होगा? सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन आया। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या ही कोरिलेट है, यानी कि इसके साथ के साथ ग्लोबलाइजेशन कैसे आया आपका, किस कंट्री ने पहले, कौन सी कंट्री पहले लेके आई, क्या चीज़ें हैं, वो सब आपका इसमें हमें देखना होता है। ठीक है, अच्छा, अब हमें यहाँ पे एवरीडे लाइफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसने हम सभी को यहाँ पे अफेक्ट किया था स्टार्टिंग में, जो क्या था, प्रिंट कल्चर था। जब आप नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ रहे होगे ना, तो उसमें प्रिंट कल्चर का बहुत बड़ा हाथ है। ये जब आप यहाँ पे नेशनलिज्म इन इंडिया की जब हम बात करेंगे, तो नेशनलिज्म इन इंडिया में प्रिंट कल्चर अगर नहीं होता तो ये इतनी जल्दी हम इसको अचीव ना कर पाते, बिकॉज लोगों तक जो दूर दूर तक बातें पहुँचाएगी, चाहे वो पंजाब केसरी आपका यहाँ पे जो हमारे बेसिकली इसका नाम केसरी था, तो बेसिकली आपका ये बाल गंगाधर तिलक ने जो स्टार्ट किया था, या फिर आपका यहाँ पे क्या नाम था, संवाद कौमुदी हो जाए। ठीक है, ये भी मैगजीन आपकी स्टार्ट की गई थी, संवाद कौमुदी, है ना, तो ये स्टार्ट की थी राम मोहन राय ने। तो ये सभी ने अपने जो रेडिकल आइडियाज़ को स्प्रेड किया, पूरी इंडियन सोसाइटी में नेशनलिज्म जगाया, तो उसके पीछे प्रिंट कल्चर का बहुत बड़ा हाथ था। हिक्की का बंगाल गैजेट हो जाए आपका, अच्छा, इंडिया का सबसे पहला न्यूज़पेपर पता है ना, हिक्की का बंगाल गैजेट है, उसकी मैंने फोटो भी एक बार टेलीग्राम पे पोस्ट करी थी। अच्छा, एक चीज़ और, ये सारे के सारे जितने भी लोग देख रहे हो, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, जो भी अपडेट होगी वो वहीं पे पोस्ट करूंगा। लिंक वगैरह काम नहीं करती है, जाके टेलीग्राम पे सर्च करना पनेशिया फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जो अपने चैनल का नाम है। 18,000 प्लस सब्सक्राइबर होंगे जिसपे, वो ओरिजिनल, वो आपका ऑफिशियल है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, तो ये बेसिकली आपके टोटल टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने हैं यहाँ पे। और इवन ये जो है ना, ये इंटर रिलेटेड है, कुछ अलग अलग टॉपिक्स नहीं है कि भाई नेशनलिज्म इन इंडिया हुआ तो उसके साथ प्रिंट कल्चर वगैरह भी पढ़ना है। जब हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन, नाजिज्म वगैरह पढ़ेंगे, तो उसके साथ के साथ हमें यहाँ पे फॉरेस्ट सोसाइटी और पास्टोरलिस्ट वगैरह भी पढ़ना पड़ेगा। फिर जब हम यहाँ पे आएंगे कॉलोनियलिज्म के ऊपर, तो यहाँ पे अगेन आपका सोशलिज्म इन यूरोप वगैरह आएगा, तो उसके आसपास हमें कॉलोनियलिज्म वगैरह भी देखना पड़ेगा। तो सब इंटर रिलेटेड है, कैसे क्या चीज़ें आपको देनी है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सब मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, जो लोग इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं एक बार कमेंट कर देना मुझे, सो दैट पता चल पाए कौन कौन कर रहा है, क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। तो फिलहाल ये है आपका पहला वाला जो सेक्शन था, पहली यूनिट थी, खत्म होती है यहाँ पे इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। अब आई होप आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ गई होगी माइंड में कि हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे चीज़ों को डील करना है। ठीक है ना, और इसके बाद हम सेकेंड वाले पे आते हैं, जो हमारा सेकेंड यूनिट है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। ठीक है ना, अब डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में एक बात याद रखना, यहाँ पे हमें पढ़ना क्या है, समझना चीज़ों को, ये किस तरीके से आपको पढ़ना है। इसमें हमें सिर्फ फोकस में इंडिया को नहीं रखना है, मतलब इंडिया की डेमोक्रेसी में क्या क्या चीज़ें हैं वो तो हमें पढ़नी ही है, लेकिन हमें बस ये पढ़ना है कि इंडिया के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी वर्किंग कैसे होती है। ठीक है ना, वर्किंग ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूशंस इन डेमोक्रेसी, इंडियन इंस्टीट्यूशंस इन डेमोक्रेसी। ठीक है ना, यही एक टॉपिक हमें इंडिया को पर्टिकुलरली पॉइंट, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू में रख के देखना है। बाकी की जो चीज़ें होंगी ना, वो आपका वर्ल्ड लेवल पे हम देख रहे होंगे। वर्ल्ड लेवल यानी कि आपका सबसे नई डेमोक्रेसी कहाँ पे है, डेमोक्रेसी कहाँ से स्टार्ट होती है, डेमोक्रेसी है क्या, वो सारी चीज़ें हमें मेजरली यहाँ पे देखनी होंगी। ठीक है ना, इंडिया का तो देखना ही देखना है, ये तो एक चीज़ है ही सही, लेकिन इसके अलावा भी आपको ये सब देखना है। एक बार मैं आपको लिखाई देता हूँ, देखो, जैसे कि सबसे पहले आपका हो जाएगा कि डेमोक्रेसी के बारे में, क्या डेमोक्रेसी होती है, कहाँ से स्टार्ट हुई, क्या एक बेसिक डेफिनेशन बनी, जैसे कि बाय द पीपल फॉर द पीपल, है ना, तो ये सब डेफिनेशंस कहाँ से आई, इसका डिज़ाइन क्या है, तो बेसिकली इसका कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन कैसे होती है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन ये हमें देखनी है यहाँ पे इसमें। देन थर्ड नंबर पे आपका आ जाएगा कि यहाँ पे जो आपका इलेक्टोरल पॉलिटिक्स होती है ये क्या है। ठीक है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। देन आपका वर्किंग ऑफ अलग अलग जो भी इंस्टीट्यूशंस है। देन आपका एक आ जाता है, ये यहाँ पे आप ले लो फोर्थ नंबर। देन फिफ्थ नंबर पे आपका आ जाएगा जो डेमोक्रेटिक राइट्स दिए गए हैं। ठीक है ना, क्या होगा, डेमोक्रेटिक राइट्स। तो अलग अलग जो डेमोक्रेटिक राइट्स लोगों को दिए गए हैं, क्या चीज़ें हैं, ये सब आपको डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में देखना होगा। ठीक है,
अब ये तो हमारी यहाँ पे बात हो गई कि ये डेमोक्रेसी के अंदर क्या डिज़ाइन है, उसका क्या इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, क्या डेमोक्रेटिक राइट्स होते हैं। इंडिया का भी हमने देख लिया, लेकिन अब यहाँ पे आपको फिर क्या देखना होगा कि ये जो डेमोक्रेसी है इसमें पावर की शेयरिंग कैसे की जाती है, ठीक है ना। यानी कि जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, आपके पीएम हैं, प्रेसिडेंट हैं, या फिर आपका स्टेट की बॉडीज़ हैं, तो इन सब में पावर की शेयरिंग कैसे की जाती है। देन आपका यहाँ पे फेडरलिज्म क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये एक टॉपिक है आपका कि भाई फेडरलिज्म क्या है। देन आपका आ जाता है कि डेमोक्रेसी को लेकर के क्या क्या स्ट्रगल्स हुए हैं, ठीक है। ये तो हो गया अपना एक सेवंथ वाला। तो अब देखो, इसमें आपका एक तो फेडरलिज्म तक हो गया। देन इसके बाद में क्या आता है कि डेमोक्रेसी को लेकर के जो भी पॉपुलर स्ट्रगल्स या फिर मूवमेंट्स हुए हैं, याद रखना ये मैं क्या कर रहा हूँ, पॉपुलर स्ट्रगल्स, ये लेकिन किसके लिए हैं, पॉपुलर स्ट्रगल्स या फिर आपके जो मूवमेंट्स हुए हैं डेमोक्रेसी को लेकर के, याद रखना। जैसे कि आपका सबसे रीसेंट डेमोक्रेसी नेपाल में बनी है, तो नेपाल के ऊपर भी क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, छोटे मोटे थोड़े बहुत, जो वो मैं आपको बता दूंगा कैसे क्या है। लेकिन इसको डेमोक्रेसी को लेकर के क्या स्ट्रगल हुआ, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें आई डेमोक्रेसी में, क्या मूवमेंट हुए, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आपकी पूछी जा सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा लेकिन अगर हम इंडिया के लेवल पे बात करें तो इंडिया में जो पॉलिटिकल पार्टीज धीरे धीरे इमर्ज हुई हैं, यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनने की यहाँ पे आपके चांसेस हैं, क्योंकि काफ़ी एग्जाम्स में पॉलिटिकल पार्टीज पे क्वेश्चन देखने को मिले, और ये तो आपका सिलेबस में ही है पॉलिटिकल पार्टीज। तो पॉलिटिकल पार्टीज अच्छे से पढ़ना है, इंडिया की क्या क्या कैसे कैसे फॉर्म हुई, क्या डेमोक्रेसी का यहाँ पे अपना डेमोक्रेसी कैसे कैसे इवॉल्व हुई है, ठीक है ना। यहाँ पे हमें क्या देखना है, एवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी देखना है। तो इसके लिए हम स्ट्रगल्स देख रहे हैं, मूवमेंट्स देख रहे हैं, डेमोक्रेसी को लेकर के पॉलिटिकल पार्टीज जो फॉर्म हुई हैं वो देखने लग रहे हैं। देन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा कि डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी, आपने देखा भाई इंडिया में क्या है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, तो डेमोक्रेसी उस डाइवर्सिटी को कैसे मेंटेन करके रख पा रही है, क्या इसके यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा, कुछ प्लस पॉइंट्स हैं, कुछ माइनस पॉइंट है, क्योंकि डाइवर्सिटी है, अगर आप डेमोक्रेसी की बात करो तो मेजॉरिटी की सरकार चलती है, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारी इंडिया में डाइवर्सिटी है तो माइनॉरिटीज़ भी हैं काफ़ी सारे, या फिर हमारे ट्राइबल एरियाज़ की है, तो उनको हम कैसे मेंटेन करते हैं डेमोक्रेसी में, क्योंकि डेमोक्रेसी मतलब तो मेजॉरिटी से निकल के आ गया, बट उस डाइवर्सिटी को भी ये डेमोक्रेसी में हम कैसे मेंटेन कर रहे हैं, ये चीज़ें भी हमें यहाँ पे देखनी होंगी। और जेंडर, रिलीजन, कास्ट हो गया, इसी में आपका जेंडर के बेसिस पे हो गया। डाइवर्सिटी कैसी कैसी है भाई, जेंडर के बेसिस पे है, रिलीजन के बेस पे है, और कास्ट के बेस पे है। तो इन सभी का डेमोक्रेसी में क्या रोल है, कैसे हमने मेंटेन किया हुआ है सारी की सारी चीज़ों को, ये आपका एक पर्टिकुलर सेक्शन हो गया। समझ पा रहे हो चीज़ों को, चीज़ें सारी की सारी इंटरलिंक्ड होती हैं, और उसी तरीके से आपको पढ़ना है, या फिर अगर मैं पढ़ाऊंगा तो वो चीज़ें हैं। खैर, आगे देखते हैं। तो अगला आपका यहाँ पे टॉपिक हो जाएगा, अब हमने देख लिया डेमोक्रेसी का क्या डाइवर्सिटी है, कैसे हमारी डेमोक्रेसी जो है वो इवॉल्व होके आई है, क्या उसके पार्ट्स हैं, क्या उसके यहाँ पे वेरियस इंस्टीट्यूशंस हैं। अब यहाँ पे आपको देखना है कि डेमोक्रेसी का आउटकम क्या निकला है, ठीक है ना, यानी कि रिजल्ट क्या निकला है, आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। हमें डेमोक्रेसी से क्या अच्छी चीज़ें देखने को मिली, क्या कुछ है। अब डेमोक्रेसी के लिए यहाँ पे क्या चैलेंजेस हैं, यहाँ पे एक छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं यहाँ पे भी। तो ये चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी, ये दो आपके फिर अलग से चीज़ें आ जाती हैं कि डेमोक्रेसी का क्या रिजल्ट देखने को मिल रहा है, और डेमोक्रेसी को लेकर के चैलेंजेस क्या क्या हैं। कि भाई कहीं ना कहीं आप देख रहे हो किसी स्टेट में सरकार बनती है तो वो सरकार पलट के फिर अपनी दूसरी सरकार बना लेते हैं। तो अलग अलग इसमें चीज़ें हैं, क्या ले यहाँ पे डेमोक्रेसी को लेकर के चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। कहीं पे आपका मुसोलिनी था तो उसकी पहले सरकार चली, गद्दाफी वगैरह का आपने सुना होगा। तो ये तानाशाही का क्या चैलेंज है, तो ये सब चीज़ें भी आपको इसमें देखनी है, ठीक है। तो ये तो अपना हो गया पूरा का पूरा जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का आपका पोर्शन है। इतने ही आपको टॉपिक पढ़ने हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में, इसके अलावा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये दो आपको जो पर्टिकुलर सेक्शंस है क्लियर हो गए होंगे। नाउ वी विल टॉक अबाउट अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है ना। किसके बारे में बात करेंगे भाई, अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब यहाँ पे ध्यान ये देना कि यहाँ पे आपको प्योर इकोनॉमिक्स नहीं पढ़नी है। जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है इंडिया में या फिर वर्ल्ड में, जैसे ग्लोबलाइजेशन हुआ, एलपीजी का कॉन्सेप्ट आया, जो आपके यहाँ पे अलग अलग इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एसईजेड्स बनाए गए, इनके बारे में पढ़ना है हमें कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट की हमारी कंट्री में कैसे बूस्ट हुआ, ठीक है। तो इनके क्या क्या टॉपिक्स होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें देखना होगा कि भाई हमारी कंट्री में डेवलपमेंट जो है वो सस्टेनेबल है या नहीं है, डेवलपमेंट का कोरिलेशन क्या है।
डेवलपमेंट स्टेट के लेवल पे कोई स्टेट अगर डेवलप कर रहा है उसका मतलब ये है कि कंट्री डेवलप कर रही है, या फिर अगर हम मतलब क्या प्रोपोर्शन इनके बीच में होता है, क्या कोरिलेशंस होते हैं, क्या इक्वेशंस बैठ रही होती हैं, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए क्या कुछ स्टेप्स वगैरह लेने चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी किस में आती हैं, इस पर्टिकुलर एक चीज़ में आती हैं जिसे आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलोगे। ठीक है, तो पहला वाला टॉपिक आपका यही हो जाएगा डेवलपमेंट। देन नंबर 2 पे आते हैं, तो हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो हमारे क्या क्या सेक्टर्स हैं इन इंडियन इकोनॉमी, तो हमें ये पढ़ना है बस कि सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी है ना, अलग अलग होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। वैसे ये मैंने जो एमसीक्यू वाली 2-3 क्लासेस ही कराई हैं, उनमें ही अगर आप उन 2-3 क्लासेस को कर लोगे तो ये सेक्टर वाली चीज़ जो भी है आपको सारी फिनिश हो जाएगी। नॉट ओनली फॉर दिस एग्जाम, कोई भी एग्जाम होगा तो वो पूरा क्लैरिटी आ जाएगी। मैंने आपसे बोला हुआ है मैं जब भी कोई एक टॉपिक पढ़ाता हूँ ना तो वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। उसका रीज़न यही है कि भाई कुछ बचता नहीं है, उसके अलावा मैं हर चीज़ को एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए पढ़ाता हूँ, तो एक बार में पूरी चीज़ ख़त्म। और अगर साइंस में भी आप एक बार DFCCL साइंस की प्लेलिस्ट पढ़ी हुई है वो ज़रूर देख लेना, वो पूरे के पूरे 9th-10th NCERT की ही है। ठीक है, वो DFCCL वाली जो है वो ज़रूर करके जानी है आपको। ठीक है, और इसे अगर पढ़ोगे तो वो ऑटोमेटिकली क्लास के साथ आपको चीज़ें याद होने लग जाएंगी। एक बार जाके प्लेलिस्ट में सर्च कर लेना, DFCCL साइंस करके आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। ठीक है, तो ये सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी हो गया। देन अपना मनी एंड क्रेडिट, ठीक है ना, मनी क्या है और ये जो क्रेडिट की जा रही है मनी वो किस तरीके से की जा रही है, बिकॉज जब क्रेडिट होता है तो कंट्री के ऊपर ना 2 तरीके का इफेक्ट पड़ता है। कंट्री के जो लोग हैं उनकी इकोनॉमी बढ़ती है, बिजनेस बढ़ता भी है, और क्रेडिट की वजह से वो नीचे भी जाते हैं। तो किस तरीके से मनी और क्रेडिट को एक पर्टिकुलर कंट्री में या फिर इकोनॉमिक सिस्टम में उसको हमें देखना होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। देन आपका ग्लोबलाइजेशन, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वेश्चन आपका यहीं से सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। सारे के सारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो गए, या फिर आपकी जितनी भी इंडियन इकोनॉमी में बूस्ट आई है ना, या फिर अभी इंडियन इकोनॉमी आज के टाइम पे जो ग्रो अप कर रही है वो इसी वजह से कर रही है, वो सारे के सारे रीजंस आपको यहाँ पे देखने हैं। देन एक लास्ट टॉपिक आता है कि भाई इकोनॉमी तो ठीक है, फिर हमारे कंज्यूमर के राइट्स क्या क्या हैं, तो कंज्यूमर राइट्स भी यहाँ पे देखने होते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें आपकी हो जाएंगी अंडरस्टैंडिंग द इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। ठीक है, इसके बाहर एक सिंगल क्वेश्चन नहीं जाने वाला इससे। नाउ लास्ट हमारा जो यहाँ पे यूनिट बचती है वो बचती है डिजास्टर मैनेजमेंट की। अब इसे समझना यहाँ पे बहुत जरूरी है कि डिजास्टर मैनेजमेंट में आपका क्वेश्चंस क्या क्या आने वाले हैं, क्या चीजें पढ़नी है आपको। ठीक है, ध्यान से देखना, डिजास्टर मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि जो नेचुरल हैजर्ड्स हैं, ठीक है ना, यानी कि आपकी जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, नेचुरल हैजर्ड्स होते हैं, ये क्यों आ रहे होते हैं और उनका डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न यहाँ पे क्या क्या होता है। तो ये 2 चीज़ें देखनी है आपके नेचुरल हैजर्ड्स का, एक तो उनके कॉजेज क्या हैं, देन उनका डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न क्या है। ठीक है, ध्यान देना अब इस चीज़ को, ये मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक बार ध्यान से सभी लोग पहले सुनना। कॉजेज हो गए, डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न हो गया, फिर उनके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। ये 3-4 चीज़ें अभी मैं बता रहा हूँ, इनको पहले आपको ध्यान से सुनना है, फिर समझ आएगा। कॉन्सिक्वेंसेस और उनके मिटिगेशन मेजर्स। अब ये मैंने आपको 4 चीजें बताई। मैंने आपसे क्या कहा कि जो भी आपकी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उनका कारण क्या होता है, वो कहाँ कहाँ पे उनका डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है, कहाँ ज़्यादा आने की उनकी संभावना होती है, उनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, यानी कि अगर वो आ गई तो उसके बाद क्या क्या हमें कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं, और उनको हम ऐसा क्या हम कर सकते हैं कि उनका मतलब एक तरीके से वो उनका सफाया हो जाए, या फिर उनको हम रोकथाम कर सकते हैं, बेसिकली हिंदी में रोकथाम बोलते हैं। ठीक है, तो मिटिगेशन मेजर्स क्या है। अब ये आप कहोगे सर नेचुरल हजार्ड्स में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, अब नेचुरल हजार्ड्स में आपको टोटल 6 चीज़ों के बारे में पढ़ना है, 1 2 3 4 5 6, इन सभी के बारे में ये सारी चीज़ें पढ़नी है। जैसे कि मैंने कहा आपसे पहले, अर्थक्वेक हो गया। ठीक है, क्या हो गया आपका, अर्थक्वेक हो गया, तो अर्थक्वेक के बारे में उसका कॉज क्या है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न कहाँ पे ज़्यादा आने की संभावना होती है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं और उसकी रोकथाम कैसे करें। फिर इसी तरीके से आपको इसका सुनामी के बारे में देखना होगा। ठीक है, तो देख रहे हो कितने एक जब आपके दिमाग में ये मैपिंग रहेगी ना कि मुझे ये पढ़ना है, इस पैटर्न पे पढ़ना है, तो चीज़ें ज़्यादा क्लैरिफाइड होंगी। तो खैर इसके बाद अपना आ जाता है साइक्लोन, जिसमें कि अब देखो ये जो अर्थक्वेक है और सुनामी है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन साइक्लोन भी देखना है, फ्लड भी देखना है। फ्लड हो गया, देन आपका ड्रॉ यानी कि जिसे सूखा कहा जाता है, हिंदी में सूखा पड़ जाता है। देन लैंडस्लाइड, ठीक है ना, अलग अलग जगह लैंडस्लाइड्स होते हैं, तो लैंडस्लाइड के बारे में भी पढ़ना है।
अब अगर इन 6 में भी हम बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट की, तो अर्थक्वेक और सुनामी जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो किसी भी तरीके से करके जाना ही जाना है। इसके अलावा ये इन चारों से भी आपको कहीं ना कहीं 2-4 क्वेश्चन देखने को, 2-4 तो नहीं, खैर 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये पूरा हो गया। अब आपका ये था सिलेबस, ठीक है ना। वो जो आपको उन्होंने दिया हुआ था वो तो टॉपिक्स थे या फिर कुछ यूनिट समझ लो उसे, कि यहाँ से आएंगे क्वेश्चन। अब आई होप माइंड में आपको क्लियर होगा कि भाई हिस्ट्री किस तरीके से क्या आएगी अपनी पॉलिटी में, यानी कि जो पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है उससे क्या चीज़ें हैं, इकोनॉमिक्स में हमें क्या पढ़ना है, और फिर आपका डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें करनी है। क्लैरिफाइड है माइंड में पूरी मैपिंग हो गई है क्या? अब मुझे एक बार कमेंट करके बताना कौन कौन इसका फॉर्म फिल कर रहा है, मतलब आप लोगों में से कोई इसकी प्रिपरेशन कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, जो भी है कमेंट करना। फिर उसके बेसिस पे हम लोग इसकी क्लासेस वगैरह जो भी है वो देख लेंगे, और क्या पढ़ना है क्या समझ में नहीं आ रहा वो सब मुझे एक बार बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। बाकी की जो भी अपडेट्स होंगी, क्लास हो रही है नहीं हो रही है, जो भी होती है ना टाइमिंग वगैरह, वो सब टेलीग्राम पे अपडेट होगी। और वहाँ पे डिस्कशन ग्रुप भी है, तो वहाँ पे आपस में आप डाउट डिस्कशन भी कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें हैं। टेलीग्राम का नाम याद रखना, आप कहीं पे भी कोई भी सोशल मीडिया हैंडल है तो वो पैनेशिया फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नाम से ही मिलेगा। ट्विटर पे जरूर, आप अगर ट्विटर पे फॉलो करोगे तो @पैनेशिया सक्सेस पे है, ठीक है। ट्विटर हैंडल @पैनेशिया सक्सेस पे है, और बाकी सारे आपको पैनेशिया फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एक बार गूगल पे ही डालोगे तो सारे हैंडल खुल के आ जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। और अब इस सेशन को यहीं पे एंड करता हूँ, काफ़ी बड़ा ही सा हो गया यार, लेकिन ये है कि आपकी अभी मैपिंग हो गई होगी माइंड में, और इसको लिख लेना, अपने कलम को चलाना थोड़ी सी, ठीक है। चलो, और अच्छे से पढ़ाई करते रहो, एंड ऑलवेज रिमेंबर, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी कुछ भी अगर आपको अचीव करना है। क्या नहीं होता, मेहनत का कोई अल्टरनेटिव या सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।